नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उड़ीसा के बालासोर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। ये हादसा बेहद ही ज्यादा डरावना है, भीषण ये हादसा हुआ है। कई लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं, जो कि घायल हुए हैं। इस हादसों में मृतकों की संख्या बढ़ी है। ट्रेन हादसे में घटना स्थल से 120 से ज्यादा शव मिले हैं। हादसे में घायल लोगों की संख्या 300 से 400 बताई जा रही है, जो कि अलग अलग अस्पतालों में भर्ती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटना स्थल के लिए रवाना हुए। राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। तो बड़ा ये ट्रेन हादसा हुआ है। 100 से ज्यादा एम्बुलेंस और 50 बसें घायलों को ले जा रही हैं अस्पताल। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। बड़ा ये हादसा उड़ीसा के ट्रेन में हुआ है। तो उड़ीसा के बालासोर में बड़ा ट्रेन हादसा, जहां बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। ट्रेन हादसे में घटना स्थल से करीब 120 से ज्यादा शव मिले हैं। हादसे में घायल 300 से 400 लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटना स्थल के लिए रवाना हुए हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। 100 से ज्यादा एम्बुलेंस और 50 बसें लगाई गई हैं, जो कि घायलों को लेकर अस्पताल जा रही हैं। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। ईस्ट कोस्ट रेलवे के अधिकारी अमिताभ शर्मा हादसे के बारे में उन्होंने बताया है। कोरोमंडल एक्सप्रेस पहले पटरी से उतरी, दूसरी ओर से आ रही यशवंतपुर हावड़ा ट्रेन एक्सप्रेस से टकराई। फिर कोरोमंडल एक्सप्रेस की कुछ डिब्बे पटरी से उतरकर स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से टकराई। 3 ट्रेनों की टक्कर से यह बड़ा हादसा हुआ है। हावड़ा से चेन्नई जा रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। तो बड़ा ये हादसा, जहां बालासोर ट्रेन हादसे का ये पूरा मामला, हादसे में मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया गया है। रेल मंत्रालय ने मुआवजे का ऐलान किया है। परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। गंभीर घायलों को 2 लाख की आर्थिक मदद और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए की मदद की जाएगी। रेल हादसे में घटना स्थल से 120 से ज्यादा शव मिले हैं। तो बालासोर ट्रेन हादसे का ये पूरा मामला, 120 से ज्यादा शव मौके से बरामद हुए हैं। हादसे में मृतकों के परिजनों को राहत का भी ऐलान किया गया है। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, तो जानकारी ले सकते हैं इस नंबर पर आप कॉल करके, जहां शालीमार कोलकाता में फोन कर जानकारी ली जा सकती है। तो ये तमाम हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं, जिसके जरिए लोग मदद ले सकते हैं। बालासोर के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। खड़गपुर के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। जाजपुर कोयर रोड हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। कटक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। और इसी के साथ भुवनेश्वर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। तो फोन कर जानकारी ली जा सकती है। खुर्दा रोड हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। ब्रह्मपुर के लिए भी हेल्पलाइन नंबर, बालूगांव के लिए भी हेल्पलाइन नंबर, पलासा के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। बालासोर के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। तो विशेष जानकारी अगर लेनी है तो इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए जानकारी ली जा सकती है। तो वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो घायल हैं उनको मुआवजे का ऐलान किया गया है। उस संबंध में उन्होंने ये ट्वीट किया है कि 50,000 जो मामूली रूप से घायल हैं उनको दिए जाएंगे। ओडिशा ट्रेन हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने लिखा है अपने ट्वीट में कि ओडिशा में ट्रेन हादसे से व्यथित हूं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। घायल जल्द स्वस्थ हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की और स्थिति का जायजा लिया है। दुर्घटना स्थल पर बचाव कार्य जारी है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जा रही है। ओडिशा के ट्रेन हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे पर
कि उड़ीसा के बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना करता हूं। तो इस मौके पर उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है। उड़ीसा में हुआ यह दर्दनाक रेल हादसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण एवं व्यथित कर देने वाला है। इस दुखद हादसे में जिन्होंने अपनों को खो दिया, उन सभी परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे एवं उनके परिवारों को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत और साहस दे। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट किया है और दुख व्यक्त किया है। बालासोर उड़ीसा में हुई ट्रेन दुर्घटना का दुखद समाचार मिला। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि सभी घायलों को जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील है कि राहत कार्यों में पूर्ण सहयोग करें। तो उड़ीसा ट्रेन हादसा जो कि बेहद ही ज्यादा डरा देने वाला था, जहां 3 गाड़ियों की आपस में टक्कर और उसके बाद जो अफरा तफरी का माहौल वहां पर बना, वो वाकई दुखद था। दुखद यह हादसा और भीषण यह हादसा हुआ है। 3 ट्रेनें आपस में टकराई हैं, जिस वजह से 120 से ज्यादा शव मौके से बरामद हुए हैं। 300 से 400 लोग घायल हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया इस हादसे में। उनके परिवारों के लिए संवेदनाएं प्रकट की हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। देश में कब कब बड़े ट्रेन हादसे हुए हैं, एक बार वो आपको बता देते हैं, वो घटनाएं याद दिला देते हैं। 28 दिसंबर 2013 नांदेड़ एक्सप्रेस के एक एसी कोच में आग लग गई थी। आग लगने से 26 लोगों की मौत हुई थी। 2 नवंबर 2013 रायगढ़ से विजयवाड़ा जा रही ट्रेन ने आंध्र प्रदेश में गोतलाम रेलवे स्टेशन पर 8 लोगों को कुचल दिया था। 19 अगस्त 2013 बिहार के खगड़िया जिले में कांवड़ियों को ट्रेन ने कुचला, 37 यात्रियों की मौत हुई थी। 26 मई 2014 गोरखधाम एक्सप्रेस ने एक मालगाड़ी को उसी ट्रैक पर टक्कर मार दी। हादसे में 22 लोगों की मौत हुई थी। 4 मई 2014 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में कोंकण रेलवे रूट पर ट्रेन डिरेल, हादसे में 18 लोगों की मौत हुई थी। 22 जनवरी 2017 को जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस हादसा हुआ था। हादसे में 27 यात्रियों की मौत हुई थी। और 30 मार्च 2017 महाकौशल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी। हादसे में 52 यात्री घायल हुए थे। दिल्ली से बड़ी खबर, वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन रद्द हुआ है। बालासोर रेल दुर्घटना की वजह से यह फैसला लिया गया है। गोवा में पहली वंदे भारत का उद्घाटन कैंसिल हुआ है। दिल्ली से बड़ी खबर, वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन रद्द हुआ है। गोवा को पहली वंदे भारत की सौगात मिलने जा रही थी, लेकिन बालासोर में जो बड़ा हादसा हुआ, ट्रेन हादसा, उसके बाद यह फैसला लिया गया। उद्घाटन का यह कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। 2 दिवसीय उनका यह खास दौरा रहेगा। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। खेलो इंडिया के समापन समारोह में भी शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। वाराणसी में G20 की तैयारियों पर बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो महत्वपूर्ण ये बैठक और 2 दिवसीय खास वाराणसी का दौरा सीएम योगी का। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी का 2 दिवसीय दौरा बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस दौरे के दौरान बैठकें भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वाराणसी में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो खेलो इंडिया के समापन समारोह में होंगे शामिल
और इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। तो वाराणसी में G20 की तैयारियों पर भी बैठक की जाएगी। तो 2 दिवसीय खास दौरा वाराणसी का सीएम योगी आदित्यनाथ का। यूपी को मिलेगी 93 नई एक्सप्रेस बसों की सौगात। दिल्ली के लिए 93 एक्सप्रेस बसों का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। 7 नई साधारण बसें भी दिल्ली के लिए शुरू होंगी। यूपी राज्य परिवहन निगम के स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी शामिल होंगे। सुबह 10 से 5 बजे कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास पर यह कार्यक्रम होगा। तो 10 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है। 5 कालिदास मार्ग पर यह पूरा कार्यक्रम निर्धारित है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आगरा में टिफिन बैठक। दोपहर 12:30 बजे टिफिन बैठक में शामिल होंगे जेपी नड्डा। आगरा के जतिन रिजॉर्ट में बीजेपी की होगी टिफिन बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा के दौरे पर रहेंगे। टिफिन बैठकें वो लेंगे। आज से टिफिन बैठकों की शुरुआत हो रही है। जतिन रिजॉर्ट में ये बैठक होगी और इस बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन होगा। तो नाराज कार्यकर्ताओं को एक तरफ मनाने का प्रयास, साथ ही दोपहर 12:30 बजे टिफिन बैठक के जरिए 2024 की रणनीति पर मंथन करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और इसके लिए उनका खास दौरा आगरा का, जहां आज से टिफिन बैठक की शुरुआत हो रही है। मेरठ से अब खबर, पीड़ित प्रेमी पहुंचा एसएसपी ऑफिस। प्रेमिका की बरामदगी के लिए गुहार लगाई है। प्रेमी और प्रेमिका ने कोर्ट मैरिज की थी। प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी को जमकर पीटा। प्रेमिका के परिजनों ने जान से मारने की धमकी तक दे दी। प्रेमिका ने प्रेमी से फोन पर अपनी जान को खतरा बताया। प्रेमिका के परिजन उसे जान से मारना चाहते हैं। मेरठ के लिसाड़ी गेट रशीद नगर क्षेत्र का पूरा मामला है। शिकायती पत्र लेकर पीड़ित प्रेमी एसएसपी ऑफिस पहुंचा है। आज हम डीएम साहब को ज्ञापन देना है, जिसमें हमारी 2 गंभीर मांग हैं, चिकित्सा और शिक्षा। हम डीएम साहब से मिलेंगे। कोर्ट मैरिज कब की थी आपने? कोर्ट मैरिज करी थी 4 महीने पहले। कहा कि मुझे ले जाओगे, तो मुझे मार देगा। जब पता चला तो वो मारपीट करना है। अब मुझे मेरी वाइफ चाहिए। कोर्ट मैरिज करा। मैं रशीद नगर में रहता हूँ। सुमैया चौपाल पे रहती है। उसके भाई है आलम आती, जो हमारी जान के दुश्मन है। तो मना कर दे, अल्लाह तुझे भी। कोर्ट मैरिज कब की थी आपने? कोर्ट मैरिज करी थी 4 महीने पहले। कहा कि मुझे ले जाओगे, तो मुझे मार देगा। जब पता उत्तर प्रदेश में लगातार अवैध निर्माण पर योगी सरकार का पीला पंजा चल रहा है। ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद के वसुंधरा रेजिडेंशियल इलाके से देखने को मिला है। वसुंधरा में लगातार अवैध निर्माण की शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते कल आवास विकास की ओर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश में लगातार अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो रही है। ऐसे ही एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि गाजियाबाद के वसुंधरा से। और यहाँ पर अवैध निर्माण हो रहा था, जिसके बाद आवास विकास ने कार्रवाई की और अब लगातार इसको तोड़ा जा रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एक्शन साहब मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लाइव तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरह से अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। और ये नज़ारा गाजियाबाद के वसुंधरा का है, जहाँ पर इस तरह से अवैध निर्माण पर लगातार कार्रवाई हो रही है। तस्वीर आपके सामने है। एक बार फिर पीला पंजा चला है और इसके बाद
जिस तरह की अवैध निर्माण हो रहा था उस पर कार्रवाई हुई है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आवास विकास के अधिकारी मौजूद हैं। एक्शन साहब, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, एक चीज़ छोटा सा जानना चाहेंगे, किस तरह की कार्रवाई हुई है और किस तरह का अवैध निर्माण था? देखिए, ये जो 295 नंबर है, इस पर सूचना मिली थी और कवर करके और आगे तक इन्होंने बना रहे थे। स्टाफ द्वारा कल रात भी इसको हटवाया गया, कल शाम को भी हटवाया गया, लेकिन रात में छत डाल दी गई, इसीलिए इसके खिलाफ कार्रवाई की। अच्छा, और भी ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई? अब जो भी हैं उनको प्रेशर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। हमारा ध्वस्तीकरण का अभियान चलता रहता है टाइम टू टाइम। जो भी होगा हम बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अवैध निर्माण को हटाया जाए। तो बिल्कुल, देखिए, एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है अवैध निर्माण हो रहा था, नक्शे के विपरीत यहाँ निर्माण चल रहा था, जिसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। और तस्वीरें आपके सामने हैं, बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कि किस तरह से अवैध निर्माण को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से जब भी कोई निर्माण होता है तो उसमें संबंधित जो भी विभाग होता है उसकी गाइडलाइंस होती हैं। जब उसके विरुद्ध काम किया जाता है तो इस तरह की कार्रवाई अक्सर देखने को मिलती हैं। गाजियाबाद से अपने सहयोगी पंकज के साथ मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ 1। हापुड़ से अब खबर न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का दमदार असर हुआ। खबर चलने के बाद हरकत में आया स्वास्थ्य महकमा। सीएमओ सुनील त्यागी ने 3 डॉक्टरों की टीम गठित की है। बड़ी खबर, जहां वीडियोग्राफी के साथ महिला का किया जाएगा पोस्टमार्टम। सीएमओ ने लापरवाह डॉक्टरों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। रामा मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हुई थी। पथरी का ऑपरेशन कराने आई महिला की मौत। तीमारदारों को गुमराह करते रहे अस्पताल के डॉक्टर। महिला की मौत के बाद अस्पताल में तोड़फोड़ की गई थी। तो न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का दमदार असर हुआ है, जहां संज्ञान लिया गया है। साथ ही साथ सीएमओ ने आश्वासन भी दिया है कि जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। महिला की मौत के बाद अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई थी। तो परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया था, जहां पथरी का ऑपरेशन कराने पहुंची थी महिला, जिसकी मौत हो गई। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां साक्षी मर्डर केस मामले में कांग्रेस ने प्रतापगढ़ में प्रदर्शन किया, जहां कांग्रेस ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करते हुए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। जिसके बाद साक्षी मर्डर केस दिल्ली को लेकर कांग्रेस ने अपना विरोध भी दर्ज कराया। साथ ही आरोपी पर कड़ी कार्रवाई और फांसी की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने एसडीएम सदर को राष्ट्रपति से संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही कांग्रेसी नेताओं ने मांग की कि आरोपी को फांसी दी जाए और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा भी दिया जाए। हरदोई के सुरसा पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश पर गौकश समेत कई मामले दर्ज हैं। सुरसा पुलिस ने सेमरा चौराहे के पास घेराबंदी कर शातिर बदमाश यामीन को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया इनामिया रामपुर जिले का बताया जा रहा है। सियासत के लिए गोलबंदी शुरू हो गई है। हर किसी की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। माया भी मुस्लिमों को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। आखिर क्यों यूपी के सियासत में मुस्लिम राजनीति की धुरी बन गई है, देखिए रिपोर्ट। माया ने मुस्लिमों के जख्म पर लगाया मरहम। राहुल के बहाने चल दिया सियासी दाव। दलित और मुसलमानों की बदहाली के लिए कांग्रेस और बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। 24 के लिए दलित और मुसलमानों पर डाले डोरे। अमेरिका में राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के मुसलमान को लेकर बड़ा बयान दिया। राहुल ने कहा कि भारत में मुसलमानों के साथ आज जो हो रहा है वो 1980 के दशक में दलितों के साथ हुआ था। मुसलमानों पर जैसे हमले आज हो रहे हैं वैसा कभी 80 के दशक में दलितों के साथ हो रहे थे। राहुल ने कहा था कि मैं गारंटी दे सकता हूं कि सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी मौके पर चौका मारते हुए खुद कांग्रेस, बीजेपी और अन्य सियासी पार्टियों को मुसलमानों के इस बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया और मुसलमानों के जख्म पर मरहम लगा दिया। 2024 के लिए माया की नजर डीएम फॉर्मूले को लेकर है, यानी दलित और मुस्लिम गठजोड़ बनाने की कोशिश में जुटी है मायावती। यही वजह है कि मायावती ने मुसलमानों के दयनीय स्थिति के लिए कांग्रेस,
बीजेपी और समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया। बहुसंख्यक बहुजन समाज के गरीबों, वंचितों पर हर स्तर पे अन्याय व अत्याचार व शोषण आम बात है। केवल बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कानून का राज स्थापित करके सबको समान अधिकार दिए गए। इसके अतिरिक्त राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ के लिए अनवरत व अनगिनत सांप्रदायिक दंगों, जातिवादी घटनाओं की काली अध्यायों से इतिहास भरा है। इसके लिए आरोप प्रत्यारोप होते हैं, किंतु इन कर्म से इन वर्गों के लोग अपना हितैषी संविधान होने के बावजूद लगातार शोषित, पीड़ित व लाचार हैं। उत्तर प्रदेश में सियासत के केंद्र में मुस्लिम है। हर राजनीतिक दल मुसलमानों को लुभाने में लगा है, वो फिर चाहे बीजेपी ही क्यों ना हो, जो पसमानदा के बहाने मुसलमानों को अपने पाले में करने पर आमादा है। लेकिन आखिर क्यों मुस्लिम सियासत का केंद्र है, चलिए आंकड़ों के साथ समझते हैं। देश में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 17% है। यूपी में करीब 20% मुस्लिम हैं, यानी लगभग 4 करोड़। मुस्लिम आबादी अनुपात के हिसाब से आसाम, बंगाल और केरल के बाद उत्तर प्रदेश में चौथा नंबर है। यूपी की 80 लोकसभा सीट और 403 विधानसभा सीट हैं। इसमें लगभग 1/3 यानी 145 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं, जबकि 45 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत सकते हैं। लोकसभा के लिहाज से बात की जाए तो तकरीबन 45 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक है। उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती इस वक्त हाशिए में है। लगातार बसपा का जनाधार गिरता जा रहा है, जिससे बचने की कोशिश में जुटी मायावती अब दलित और मुस्लिम वोटों को लामबंद करने में जुटी हैं। इसी कोशिश की झलक निकाय चुनाव में भी देखने को मिली, जब मायावती ने 17 में से 11 मेयर प्रत्याशी मुस्लिम समुदाय से उतारे थे। वो अलग बात रही कि बीएसपी को कामयाबी नहीं मिल पाई, लेकिन बीएसपी ने अपने सियासी मंशा साफ कर दी। उत्तर प्रदेश में एकला चलो की राह पे चल के 24 पर कामयाबी की उम्मीद तलाश रही मायावती लगातार इन कोशिशों में जुटी हैं कि मुसलमानों के बड़े तबके को समाजवादी पार्टी से तोड़ के बीएसपी में वापस लेकर आया जाए। अगर ऐसा हो गया तो 13% वोट बीएसपी के खाते में हैं, और अगर 5 से 7% वोट में इजाफा कर पाए तो यूपी की सियासत में किंग मेकर बन जाएंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती को बखूबी मालूम है कि 24 में उन्हें कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं होने जा रही, लेकिन उनकी मंशा है समाजवादी पार्टी को जमीदोज करना। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करने में माया कामयाब रही तो उनकी ये मंशा पूरी हो सकती है। यही वजह है कि वो लगातार मुस्लिमों में मरहम लगाने में जुटी हुई हैं। लेकिन माया के मरहम पर मुस्लिम कितना यकीन कर पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ।